नमस्कार। आप देख रहे हैं शुद्ध लोकल और मैं हूं चक्रेश। हमारे सेगमेंट का नाम है तन मन धन। आज तन मन धन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चिकित्सा की जिसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। वैसे बीमारियों के इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो जितनी पुरानी मानव सभ्यता है, बीमारियों का इतिहास भी उतना ही पुराना है। और इन बीमारियों के शायद नाम नहीं दिए गए थे और ना ही इनके कारण पता थे। तब इन्हें देवी आपदा माना जाता था। हालांकि पुराने समय में कुदरत से चिकित्सा के लिए कुछ पत्तियां, कुछ फूल, कुछ अर्क उपलब्ध हुआ करते थे, उससे लोगों का इलाज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, मानव सभ्यता ने विकास किया, चिकित्सा प्रणाली में भी विकास हुआ। आयुर्वेद की अगर बात करें तो जितने पुराने हमारे वेद हैं उतना ही पुराना आयुर्वेद भी है। लेकिन बाद में जो चिकित्सीय प्रणाली इंसानों ने अपनाई, उन प्रणालियों में अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं। उन्हीं पद्धतियों में से एक पद्धति लगभग 200 साल पुरानी है, जिसकी खोज जर्मनी में हुई। ग्रीक में होमियो का अर्थ होता है एक जैसा और पैथ का अर्थ होता है ट्रीटमेंट। इसी को मिलाकर बना होम्योपैथी, मतलब एक जैसा या एक समान चीजों के द्वारा दिया जाने वाला ट्रीटमेंट। इसे संस्कृत में समा समम शमयति और हिंदी में समरूपता का सिद्धांत कहा जाता है, जिसके जरिए दवाई दी जाती है। हिंदुस्तान में भी लगभग 200 साल पुराना ही इसका इतिहास है। जब महाराजा रणजीत सिंह के स्वर तंत्र यानी वोकल कॉर्ड का इलाज होम्योपैथी के जरिए किया गया, तब भारतीय लोगों में होम्योपैथी की विश्वसनीयता बढ़ी। आज हम होम्योपैथी के बारे में ही बात करने वाले हैं और उसके बारे में आपसे बात करने के लिए स्टूडियो में शुद्ध लोकल के जो मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर अमित खत्री, जो लगभग 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी की। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं सेगमेंट में। डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल वक्त नहीं गवाएंगे, बहुत कुछ मैंने होम्योपैथी के बारे में बता दिया है। शुरुआत करते हैं होम्योपैथी के इलाज के बारे में कि आखिर होम्योपैथी में ऐसा क्या है कि कुछ लोग उससे जुड़ जाते हैं और कुछ लोग उससे दूर भागते हैं। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हर चीज के कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं, कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। अच्छे पहलू ये है कि आज तक आप जैसे देखेंगे कि बाहर मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथिक आप देख रहे हैं, तो मॉडर्न मेडिसिन में वैसे बुरी वो भी नहीं है, बुरी कोई पैथी नहीं होती। हर किसी का देखिए मकसद यही रहता है कि कैसे भी पेशेंट को ठीक करना है। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉडर्न मेडिसिन के साथ, वो ये रही है कि आजकल के लोगों में ये मिथ है कि मेडिसिन गर्म कर जाएगी, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। ये दो सबसे बड़ी वजह है जिसके वजह से आजकल लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कि होम्योपैथी की तरफ जुड़ रहे हैं। यूजुअली होम्योपैथी को लोग ठंडी मेडिसिन के नाम से भी मार्केट में जानते हैं कि भाई ये मेडिसिन ठंडी है, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक और वजह भी ये रही है एलोपैथी से लोगों के भागने की कि आजकल आपने देखा होगा कि एलोपैथी डॉक्टर्स का मेन मकसद रहता है कि ज़्यादातर वो सर्जरी के बारे में बोलने लगते हैं। बहुत एक लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन, एक आम आदमी के बीच की बात बता रहा हूँ कि एक पहले लंबा चौड़ा का इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, फिर उनको एलोपैथी से बड़ी बड़ी हैवी एंटीबायोटिक्स की तरफ मोड़ा जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद उनको सर्जरी ऑपरेशन के लिए बोला जाता है। अब एक मध्यम वर्ग के लिए एक इन्वेस्टिगेशन करवाना थोड़ा सा कठिन काम है, फिर उसके बाद इतनी कॉस्टली मेडिसिन्स लेना कठिन बात है, और इतना सब करने के बाद भी जब वो फाइनली एक सर्जरी की तरफ जाते हैं तो सर्जरी ऑपरेशन ये वर्ड सुन के ही लोगों के मन में एक अजीब प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है, एक पैनिक हो जाते हैं लोग ये सोच के। भली छोटी सी एक सर्जरी, छोटा सा ही ऑपरेशन हो, एक फोड़ा भी किसी को होता है तो उनको ये लगने लगता है कि अब पता नहीं कितना बड़ा ऑपरेशन होगा, क्या होगा, बचूंगा नहीं बचूंगा। लोग छोटे छोटे फोड़े पे भी सोचने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इससे मुझे हार्ट फेल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि क्या होता है कि होम्योपैथी में ट्रीटमेंट, बहुत बड़ी सर्जरियां भी कभी कभी कैंसल्स होती हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट रहता है जिसके वजह से लोगों के ऑपरेशन भी टल जाते हैं। जबकि अपन देखते हैं बीच मार्केट में आजकल लोगों को एक 10 mm की पथरी भी होती है तो लोग उनको एलोपैथिक में ऑपरेशंस के लिए बोला जाता है, जबकि वही जो पथरी वगैरह है वो हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन अगर सही प्रकार से सही तरीके से दी जाए और पेशेंट कॉपरेट करे तो उसका 1-1.5 महीने में वो पथरियां निकल जाती हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी वजह है लोगों का आज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जुड़ने की। एक दूसरी बात क्या है, आज के ज़माने में गूगल का प्रचलन चढ़ा है। आप अगर किसी मेडिसिन को गूगल पे सर्च करोगे तो वो उतना तो इफेक्ट्स नहीं बताएगा जितना उसके साइड इफेक्ट्स बताएगा। तो आजकल जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है
तो सब पढ़ लिख के आता है, वो गूगल से पूरी चीज पता करके आता है। डॉक्टर को भी उतनी जानकारी कभी कभी नहीं होती दवाई और बीमारी के बारे में जितना पेशेंट पढ़ के आता है। तो जब वो देखता है कि अरे बाप रे, एंटीबायोटिक्स इसके आगे जाके ये साइड इफेक्ट, स्टेरॉइड्स इसके जाके वो साइड इफेक्ट, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अब होम्योपैथी या अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चल रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि लोग काफी गूगल वगैरह करते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूं, जो अभी मैंने कहा कि लाइक क्योर लाइक, जो जिस सिद्धांत पर होम्योपैथी आधारित है, तो इसके पीछे तो कोई थ्योरी रही होगी कि आखिर क्यों कहा जाता है, समा समम शम्यति क्यों कहा जाता है होम्योपैथी को? देखिए क्या हुआ था कि इसकी मैं थोड़ी सी आपको अगर हिस्ट्री की तरफ लेके चलूं कि जब ये नई नई पैथी आई थी, तो जिनने, जो सैमुअल हैनीमैन सर हैं जिनने इस पैथी की रचना की थी, उनने वो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और न केवल वो एमबीबीएस बल्कि वो एमडी थे। अब जब वो एमडी थे तो वो हॉस्पिटल में जब प्रैक्टिस करते थे तो वो देखते थे कि बहुत पैनिक ट्रीटमेंट होता था। उस जमाने में एनेस्थीसिया का आविष्कार हुआ था बट वो बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। तो जो ऑपरेशन थे वो बिना सुन्न किए जाते थे, टाके बिना सुन्न किए लगाए जाते थे। अगर किसी को कोई घाव था तो वहां पे वो जो एक जोंक आती है वो चिपका दिया जाता था। तो उन्होंने देखा कि पेशेंट जितना तकलीफ लेके घर से नहीं आ रहा है, उससे अत्यधिक तकलीफ तो उसको यहाँ हॉस्पिटल में दी जा रही। तो उन्होंने ये सोचा कि काश कोई ऐसा सिस्टम बनता मेडिसिन का कि अपन जब सामने वाला अपन को ऑलरेडी प्रताड़ित है तो अपन कोई ऐसा तरीका ना हो जिससे उनको और प्रताड़ना मिले। तो एक दिन क्या हुआ था, वो उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। आपको थोड़ा मोटा मोटा एलोपैथी की प्रैक्टिस छोड़ दी। अब क्योंकि रोजी रोटी कमानी थी तो वो बुक को ट्रांसलेट करने में लग जाते थे। वो करते क्या थे कि जर्मनी की बुक लेके आते थे, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते थे, अंग्रेजी की बुक लाते थे, उसको जर्मनी में, ये उनका रोजी रोटी चल रही। तो एक बार किसी डॉक्टर की वो एक बुक ट्रांसलेट कर रहे थे तो उसमें एक लाइन लिखी थी, सिंकोना, सिंकोना मतलब एक पेड़ होता है सिंकोना का, उसकी छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। पर उसी के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर कोई नॉर्मल आदमी वो छाल पी ले तो उसको मलेरिया के सिम्टम आने लगेंगे, भले उसको मच्छर न काटे। ओके। तो जब उनने ये देखा कि एक नॉर्मल आदमी मलेरिया हो जाएगा उसको, तो इसका मतलब अगर मलेरिया में देंगे तो हो सकता है मलेरिया ठीक हो जाए। तो उन्होंने पहले वो छाल पी, उनको विश्वास नहीं हुआ इस बात पे, तो वो खुद डॉक्टर थे, तो उनने वो छाल पी, पहले खुद छाल पी, उनको मलेरिया के सिम्टम आ गए। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है मुझे मलेरिया हो गया हो, इत्तेफाक भी हो सकता है। तो फिर उन्होंने उनके 11 बच्चे थे, उन्होंने अपने 11 बच्चों को, अपने नौकर को, अपनी वाइफ को, अपने कुछ खास रिलेटिव्स को, कुछ फ्रेंड्स को, सबको बिना बताए कि ये मैं क्या पिला रहा हूँ, छाल पिलाई, और सबको मलेरिया के सिम्टम आ गए। तब उनको एक बात तो समझ में आ गई कि अगर ये दवाई मलेरिया प्रोड्यूस कर सकती है तो ये मलेरिया ठीक भी करती होगी। फिर वो हॉस्पिटल गए, उन्होंने मलेरिया के वार्ड में ड्यूटी ली अपनी। उसके बाद उन्होंने मलेरिया पे वही छाल दी, तो उनने जैसे ही छाल दी मलेरिया वाले बिना मेडिसिन के ठीक होने लगे। यहाँ से उनके दिमाग में ये बात आई कि जो चीज बीमारी पैदा कर सकती है वही चीज बीमारी ठीक कर सकती है। इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे जोड़ते हुए उनके फॉलोअर्स के थ्रू सारे पूरे जितने उनके फॉलोअर्स डिसिपल्स थे, अलग अलग मेडिसिन की ड्यूटी देके उन्होंने एक पैथी बना दी। अब हमारी होम्योपैथी में ऐसा होता है कि जो चीज प्रोड्यूस, जो बीमारी है, हमारी मेडिसिन भी वही बीमारी का एक डोज बॉडी में डालती है जिससे एक आर्टिफिशियल बीमारी बनती है और फाइनली वो बीमारी, उस पुरानी बीमारी जो ओरिजिनल बीमारी थी पेशेंट की, उसको कम कर देती है और फाइनली वो ठीक हो जाता है बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी पेन के। तो ये बिना पेन के तो ठीक हो जाता है, लेकिन मैंने एक प्रोटोकॉल देखा इस दवाई में कि क्या किसी भी आप होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर के पास आप जाएं और जब आप उनसे दवाई लेते हैं तो कहते हैं कि इसके 1 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना है, 1 घंटे बाद का कुछ नहीं खाना है, सुगंधित चीजों का सेवन नहीं करना है, अदरक नहीं खानी है, लहसुन नहीं खानी है, इलायची नहीं खानी है, कॉफी नहीं पीनी है। तो इतना प्रोटोकॉल तो मुझे लगता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने में भी नहीं लगता है जितना कि होम्योपैथी की दवाई लेने में लगता है। इस बात में कहां तक सच्चाई है? ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए एक्चुअली बात क्या होती है कि जानकारी लोगों को, जो प्रोटोकॉल, जो भय फैला है, धारणा फैली है, वो कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। क्या होता है, जैसे बोलते हैं कि अधूरा सच जानना ज्यादा खतरनाक होता है सच न जानने से, तो ये एक अधूरा सच। देखिए हम लोगों की जो होम्योपैथी दवा आपने देखी होगी, हम लोग की मीठी मीठी गोलियां रहती हैं, वो हम लोग या तो डायरेक्ट जीभ पे देते हैं या तो फिर लिक्विड जीभ पे देते हैं। हमारे यहाँ कोई इंजेक्टेबल्स नहीं है, कोई बॉटल्स नहीं है। तो वो जो अपन जीभ पे देते हैं, तो क्या होता है कि जीभ आपकी हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बॉडी की संरचना देखेंगे तो हमारे जीभ के नीचे हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा मात्रा में नसें प्रेजेंट होती हैं। जी हाँ।
और होम्योपैथी एक डायनेमिक पैथी है। इसमें आपकी किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसे इंजेक्टेबल्स नहीं है। मतलब अगर आप किसी होम्योपैथिक मेडिसिन को आप लैब में टेस्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके। ये 100% डायनेमिक पैथी है। इसका व्हीकल अल्कोहल है। आप जब लैब में टेस्ट करोगे तो आपको सिर्फ अल्कोहल मिलेगा। इसमें मेडिसिनल कंटेंट सब कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, सब डायनेमाइजेशन होता है। तो ये डायनेमाइजेशन सीधे नर्व्स में पहुंचता है और नर्व्स के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है, सर्कुलेशन में पहुंचता है, उस पार्ट पे पहुंचता है जहां उसकी जरूरत है। तो इसका सिर्फ एक सिद्धांत, जब ये बनी थी तो इसका एक ही सिद्धांत था कि आपका मुंह साफ होना चाहिए, आपकी जीभ साफ होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंसान जैसे चाय पी रहे हैं तो अपनी जीभ के ऊपर चाय की लेयर जम गई, कोई जूस पी रहा है तो जूस की लेयर जम गई। ये चीज न जमे। अब आप सबको ये नहीं समझा सकते कि आप पानी पी के कुल्ला करके मेडिसिन लो। तो पुराने लोगों ने इस सब का ये सोल्यूशन निकाल दिया, पुराने डॉक्टर्स ने, जब एजुकेशन इतना नहीं था। अब आप समझा सकते हो ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पर उस समय लोग नहीं समझते थे। उनको लगता था ये कोई तरीका ही नहीं होता। क्योंकि आज भी आप इंटीरियर्स में जाओगे तो लोगों को इंजेक्शंस की और कफ सिरप्स की ऐसी आदत डली हुई है कि जब तक इंटीरियर गांव में जो डॉक्टर जाता है, अगर वो इंजेक्शन नहीं लगाता तो लोग उसको डॉक्टर नहीं मानते। जब तक वो एक बड़ी सिरप नहीं पकड़ाता, लोग उसको डॉक्टर नहीं मानते। तो पहले लोगों को समझाने से अच्छा ये उन्होंने नियम बनाया कि आप 1 घंटे पहले कुछ खाएंगे नहीं, 1 घंटे बाद कुछ खाएंगे नहीं। इसका सिर्फ तो ये था उसका मकसद कि आपका मुंह साफ बना रहे। बट अब क्या है, अब मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, लोग भी मॉडर्न हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ लोग डॉक्टर से भी ज्यादा समझदार। तो आप उनको इजीली ये बात समझा सकते हो कि भाई अगर आप ये चीज लोगे तो आपका मुंह साफ होना चाहिए। रहा सवाल सुगंधित का, तो देखिए कुछ मेडिसिन, क्योंकि ये डायनेमिक मेडिसिन है, ये तो बात हो गई कि खाने पीने का कि 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद, उसका मैंने आपको रीजन बताया। अब सुगंधित का रीजन ये है कि अपनी मेडिसिन डायनेमिक है। तो जैसे सुगंध होती है तो वो कुछ कुछ मेडिसिन को एंटीडोट करने का भी काम करती है। ओके। जैसे आप किसी बहुत सुगंधित कोई चीज खा रहे हैं, इलायची खा रहे हैं, अदरक खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, तो वो जो चीजें रहती हैं कुछ मेडिसिन को, हर मेडिसिन में नहीं बोल सकते, कुछ मेडिसिन को वो एंटीडोट करती हैं या उनका इफेक्ट कम कर देती हैं इस वजह से। बट क्या होता है, एक और मैं आपको चीज बता दूं, पहले लोग बहुत पन्ना भर भर के परहेज लिख के देते थे होम्योपैथी के पुराने डॉक्टर्स पन्ना भर के परहेज लिख के देते थे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। एक्चुअली वो जो परहेज होती है ना, वो बीमारी की परहेज है, वो परहेज आपकी होम्योपैथी की नहीं है, दवाई की परहेज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई जॉन्डिस का मरीज आ रहा है तो आपको उसको तेल मसाले वाली चीजें बंद करनी है। तो अगर किसी डॉक्टर ने उसको बोला भाई अब तेल मसाले वाली चीजें नहीं खाना, बाहर की चीजें हैवी खाना नहीं खाना, तो उसके दिमाग में ये है कि मैं होम्योपैथी ले रहा हूं इस वजह से ये नहीं खाना है, जबकि वो उसके जॉन्डिस की परहेज है। ऐसे ही रीनल स्टोन की परहेज अलग है, टाइफाइड की परहेज अलग है। ये सब होम्योपैथी की परहेज नहीं है, ये उसके ठीक होने की, उसकी बीमारी की परहेज। उसको बीमारी ऐसी है, इस वजह से उसको ऐसी परहेज बताई जा रही है। एलोपैथी में हम देखते हैं कि किसी को बुखार है तो एक पैरासीटामोल दे दी। ये जानकारी आपके एजुकेशन के लिए है, कभी भी अगर आपको बुखार हो तो पैरासीटामोल डॉक्टर से पूछ कर ही लें। मैं पहले अपने आप को तो बचा लूं, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पैरासीटामोल जो है बुखार आने पर लोग आमतौर पर ले लेते हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि होम्योपैथी में अगर किसी को बुखार है और वो अपनी होम्योपैथी के लिए जाता है तो जरूरी नहीं उसे वही दवाई दी जाए जो दूसरे का बुखार उतारने के लिए दी गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ये कुछ ऐसी वजह है, इस वजह से लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करते। जो डॉक्टर्स हैं ना, आप आज के जमाने में अगर डॉक्टर्स को देखेंगे तो मैक्सिमम डॉक्टर्स, मतलब अगर 150 का बैच है तो आपको मुश्किल से 20 या 10 ही प्रैक्टिस करते मिलेंगे, बाकी डाइवर्ट हो जाते हैं। इसका रीजन यही है, क्योंकि देखिए एलोपैथी डॉक्टर के लिए एक चीज क्या है कि उसने 300 पैरासीटामोल का पत्ता अगर अपने क्लिनिक पे रख दिया, अब जितने भी बुखार वाले आएंगे वो सबको पकड़ाता जाएगा। उसको कोई इंडिविजुअलाइजेशन नहीं करना है कि अपन को क्या देना है क्या नहीं देना। उसको पता है फीवर मतलब पैरासीटामोल, और उसके पहले लोग पैरासीटामोल खा के आ चुके होते हैं। बट होम्योपैथी ये मानती है कि हर आदमी अलग है, हर बुखार अलग है। अगर एक घर में 3 लोग हैं, उन तीनों को ही बुखार है, लगभग तीनों के सिम्टम्स भी मिलते जुलते हैं, पर उन तीनों की बॉडी अलग है, उनकी तासीर अलग है। इसीलिए जब आप एक होम्योपैथी में बुखार की दवाई निकाल के देंगे तो सबकी बॉडी अलग अलग दवाइयां अलग अलग। क्योंकि देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो एलोपैथी में मीबेंडाजोल वगैरह एंटीबायोटिक्स आती हैं, वो कोई भी लेता है उसके लूज मोशन 100% ठीक होते हैं, है ना। बट होम्योपैथी क्या मानती है कि अगर किसी को लूज मोशन है
तो ऐसा तो नहीं उसको किसी मेंटल ओरिएंटेड से हो। मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी में लूज मोशन की नहीं है तो 250-300 दवाइयां हैं सिर्फ लूज मोशन की। 250-300 दवाई 250-300 दवाइयां सिर्फ सिर्फ लूज लूज मोशन। मोशन की, एक सिम्टम की। उसका रीजन क्या है? अगर किसी को लूज मोशन है, अगर उसने हैवी चीज खाई तो अलग दवाई, फल खाने से हो रहे हैं तो अलग दवाई, पार्टी में खाया तो अलग दवाई, अगर उसने पार्टी में सही खाना खाया पर जरूरत से ज्यादा खाया तो अलग दवाई, अगर ठंड में खाया तो अलग दवाई, गर्मी में खाया तो अलग दवाई। इनफैक्ट आप ये भी नहीं मानेंगे कि अगर सुबह के टाइम लूज मोशन हो रहे हैं तो अलग दवाई, और रात के टाइम लूज मोशन हो रहे हैं तो अलग दवाई। इतना इंडिविजुअलाइजेशन। तो ये एक आप उसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हो कि लोग इसलिए बचते हैं प्रैक्टिस करने से भी। भाई जैसे फॉर एग्जांपल है, अब अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं और उसको आसपास कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो सीधे जाएगा काउंटर पे, काउंटर पे वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। आजकल तो काउंटर में केमिस्ट इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो डॉक्टर से अच्छी दवाई देने लगते हैं कभी कभी कि केमिस्ट की दवाई कभी कभी लोगों को डॉक्टर से ज्यादा काम कर रही है। ऐसे हम लोग फील्ड में ऐसे देखते हैं। तो ये उनके लिए लेने के लिए भी आसान है और डॉक्टर को देने के लिए भी आसान, ऐसा होता है। ये हो रहा है ऐसा हो रहा है मतलब होम्योपैथी। ये नॉर्मल एलोपैथी में ऐसा अभी हो रहा है। हो रहा है आपने अभी एलोपैथी पे कमेंट किया है। जी। बहुत सारे लोग होम्योपैथी की पढ़ाई के बारे में नहीं जानते हैं। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि होम्योपैथी में जाने क्या ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये शक्कर वाली दवाई दे रहे हैं, उसमें कुछ लिक्विड डाल देते हैं। तो चूंकि आपने बताया कि एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है या पद्धति है हिंदुस्तान में, इसे आयुष के दायरे में रखा गया है। आयुष में योग पद्धति भी है, प्राकृतिक चिकित्सा भी है, यूनानी भी है और होम्योपैथी भी है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन इन्हें आयुष के अंतर्गत एक वैकल्पिक चिकित्सा में माना गया है। तो आपकी जो होम्योपैथी है और जो हम जो फिजिशियंस देखते हैं, हम जो एमबीबीएस डॉक्टर देखते हैं, आप दोनों की पढ़ाई में फर्क कितना होता है? देखिए, मोटे तौर पर देखा जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं होता। एलोपैथी में जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं उनकी पढ़ाई भी 4.5 साल की है, होम्योपैथी की पढ़ाई भी 4.5 साल की है। सिर्फ मोड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज है। मतलब जो बॉडी, वो देखिए बॉडी तो सेम ही है, सभी के लिए सेम है। एलोपैथी डॉक्टर को भी उतने ही दांत पढ़ाए जाएंगे जितने होम्योपैथी को पढ़ाए जाएंगे, उतने डेंटिस्ट को पढ़ाए जाएंगे। उनको भी लिवर का साइज वही बताया जाएगा जो होम्योपैथी को बताया जाएगा। संरचना बॉडी की एक ही है, इस वजह से एलोपैथी डॉक्टर्स में भी वही पढ़ाया जाता है, होम्योपैथी में भी वही, आयुर्वेदिक में भी वही, नेचुरोपैथी, यूनानी, सब पैथियों में स्टडी सेम है। सिर्फ आपकी जो एक बुक चेंज हो जाती है जिसमें मोड ऑफ प्रैक्टिस, मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, वो चेंज हो जाता है। हाँ, एलोपैथी और होम्योपैथी के बेसिक डिफरेंसेस मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी में एक बुक मेडिसिन के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जोड़ी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि मेडिसिन देनी कैसे है। ये बुक एमबीबीएस या एलोपैथी के अलावा एक एक्स्ट्रा होम्योपैथी में ये पढ़ाई जाती है, क्योंकि क्या होता है कि एलोपैथी में जितना मैं जानता हूँ कि उनकी एक फार्माकोलॉजी बुक होती है, उसमें सिर्फ ड्रग्स के नाम दिए जाते हैं और उसके डोज दिए जाते हैं कि ये ड्रग्स हैं, ये इस बीमारी में देंगे, इस तरीके से देंगे, इतना रिपीटेशन करेंगे, मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग, एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, सब। बट होम्योपैथी में एक एक्स्ट्रा बुक है जिसमें ये बताया गया है कि मेडिसिन कहाँ नहीं देनी है, कहाँ देनी है, कितनी देनी है, कितनी ज़रूरत होने पे देनी है। बाकी अगर अपन देखा जाए तो सब्जेक्ट्स में लगभग सब्जेक्ट सेम है, एक तो पीछे आगे पीछे बुक्स को चेंज करके सब्जेक्ट वही है, पढ़ाई वही है, बॉडी वही है, सिर्फ मोड ऑफ मेडिकेशन अलग है और बाकी सेम। अभी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जी, मुझे ऐसा लगता है होम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ उनके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, जी, क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति जो है तुलना करता है, लोगों के ज्ञान की आपस में तुलना करता है, प्रैक्टिस की तुलना करता है। तो होम्योपैथी और आपने एलोपैथी दोनों के बारे में जो बताया, उनकी पढ़ाई के बारे में भी आपने बता दिया है। अब अगर हम होम्योपैथी में वापस आए और होम्योपैथी की बात करें, तो होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं है? हाँ, देखिए जैसे कि हर प्रैक्टिस, हर पैथी की अपनी कुछ लिमिटेशन होती हैं, वैसे होम्योपैथी की भी लिमिटेशन है। देखिए, ऐसी कुछ बीमारियां जो कि अनुवांशिक हैं, जो कि बहुत समय से चली आ रही। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेबी हैंडीकैप्ड पैदा है तो उसमें होम्योपैथी का कोई स्कोप नहीं, वहाँ अपन को ऑपरेशन के थ्रू ही करना है। जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका तालू कटा है, जी हाँ। जीभ कटी है, वो अपने होम्योपैथी में कुछ सर्जिकल केसेस हैं जैसे हर्निया वगैरह। हर्निया भी एक ग्रेड तक आप उनकी तकलीफ कम कर सकते हो, बट आप अगर सोचो कि हर्निया पूरा ठीक हो जाए तो ये कभी कभी संभव नहीं होता, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम इतने हद तक बढ़ चुकी होती है कि वो होम्योपैथी के स्कोप से निकल के लिमिटेशन में जा चुकी होती है।
वहाँ आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। दूसरा जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं, जैसे आजकल, हालांकि आजकल कैंसर के भी इलाज होम्योपैथी डॉक्टर्स कर रहे हैं कुछ बहुत बड़े लेवल पे, बट सब कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट का कोऑपरेशन कितना है और वो कितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचा है। क्योंकि आजकल हम लोगों ने देखा है कि जब से गूगल और यूट्यूब और ये मॉडर्न चीज़ें आई हैं, तब से लोगों का पहले वो खुद ट्रीटमेंट करता है। अपने इंडिया में हर घर में डॉक्टर है। सबसे पहले वो खुद इलाज करता है। जब वो 3-4 दिन उसको लगता है कि नहीं अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तब वो किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो एलोपैथिक चाहे वो होम्योपैथिक, और वहाँ पे वो सबसे कठिन काम हो जाता है डॉक्टर्स के लिए, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, क्योंकि उसको वो एक्चुअल पिक्चर नहीं मिल पाती डॉक्टर को जो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। अभी जो वो पिक्चर लेके आया है डॉक्टर के पास पेशेंट, तो वो मिली जुली पिक्चर है, कुछ उस दवाई का इफेक्ट है, कुछ उस दवाई का इफेक्ट है। और अपने जैसे अपन ने देखा है अपने इंडियन कल्चर में हर ट्रीटमेंट एक साथ शुरू कर दिया जाता है। घरेलू इलाज आपके अलग चल रहे होते हैं। एलोपैथी, अरे वो एक गोली लिखी थी मेरे एक दोस्त ने, वो भी खा लिया। स्वघोषित डॉक्टर्स। हाँ, स्वघोषित डॉक्टर्स। फिर आप बाहर निकलोगे, आपका पड़ोसी आपको एक दवाई बता रहा होता है, आप 4 कदम आगे चल रहे होते हैं, आपके फ्रेंड बता रहा होता है, आप चौकीदार के पास पहुंचोगे, वो आपको, अरे सर वो पहले ऐसा था, इस जानवर का ये सब निकाल के पी लेना, ये इसी से आप ठीक हो जाओ। तो ये जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स का काम और कठिन हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि होम्योपैथी हर कोई ट्रीटमेंट कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी की भी अपनी कुछ इमरजेंसीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे अब अगर आप किसी पेशेंट का एकदम से हैमरेज हो रहा है, एक्सीडेंटल केसेस हैं, कोई डिफॉर्मिटी आ गई, वहां आप पेशेंट्स नहीं रख रही है डॉक्टर, या डॉक्टर खुद जानता है कि नहीं, अगर इसको जल्दी से जल्दी एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये केस सीवियरिटी में जा सकता है, पेशेंट की जान को खतरा है। ऐसे केसेस में होम्योपैथी का लिमिटेशन है, वहां फिर आपको मॉडर्न मेडिसिन का हेल्प लेना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी किसी को स्प्रेन है, किसी की नसें कमजोर हैं, वहां पे आपको थेरेपी, फिजियोथेरेपी का साथ देना पड़ेगा। कोई दांत सड़ गया है, कोई दांत टूट गया है, ये सब लिमिटेशन है, आप जोड़ नहीं सकते। कहीं जैसे किसी का अभी एक मॉडर्न नी रिप्लेसमेंट सर्जरी चली है, ये सब लिमिटेशंस हैं। आप एक हद तक पेशेंट को स्टेबल कर सकते हो, उनका दर्द कम कर सकते हो। बाकी आप जो घुटना घिस गया है, वहां से कैल्शियम निकल चुका है, जैसे स्लिप डिस्क के आजकल बहुत केसेस हैं, वर्टिब्रल डिस्क रप्चर हो चुकी है, वो एक प्रकार से लिमिटेशन है। कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद जिसको अपन बोलते हैं, मोतियाबिंद वो एक एजिंग प्रोसेस है, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो हर किसी को कभी ना कभी होना है, उसका फिर वो ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन रहता है। जैसे किसी को मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, आजकल फीमेल्स के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो एक अगर कम एज में हो रहा है, अगर एज ज्यादा है तो अपन इतना कर सकते हैं कि उसको उस स्टेज तक पहुंचा दें जहां के बाद वो उस बीमारी का औचित्य न रहे। पर अगर उसकी एज कम है, इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा सीवियर उनको प्रॉब्लम हो रही है, डे बाय डे उनकी डिमोरलाइजेशन हो रहा है उनके हेल्थ में, वो हेमोपैथी का लिमिटेशन, फिर वहां आपको मॉडर्न मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक मिथ ये भी है कि होम्योपैथी दवाई का जो असर है वो बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत समय लगता है उसमें। देखिए, इसका भी आंसर है होम्योपैथी के पास। इसका रीजन ये है कि देखिए, आप अगर मान लो किसी पेशेंट को एक दिन पहले पेट खराब हुआ या उसको सर्दी खांसी हुई और वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा, तो अभी उसकी बीमारी को 12 घंटे हुए हैं, 10 घंटे हुए हैं, अभी इतना वाइटल्स में प्रॉब्लम नहीं गई है, तो उस समय उसको ठीक करना ज्यादा आसान है। तो अगर उस समय एक सही मेडिसिन मिल जाए, सही तरीका मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत ज्यादा समय लेती है। हाँ, अगर आप किसी ऑपरेशन को टालने की प्रोसेस कर रहे हो, किसी कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम है जिसमें आपको ऑपरेशन बता दिया गया है और पेशेंट ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, उसमें आप ऑपरेशन टाल रहे हो, तो वो समय मांगता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक चीज तो देखी गई है कि बीमारी एक दिन में नहीं होती। जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, जो पुरानी बीमारियां होती हैं, अब जैसे पथरी का अपन केस ले लेते हैं, अब किसी का डायग्नोस हुआ पथरी है, तो पथरी एक दिन में नहीं बनती, पथरी बनती है 2-3 सालों में, 4 सालों में। अब जितनी पुरानी पथरी उतनी साइज बड़ी। अब वो मान लो किसी को 35 mm 30 mm की पथरी है, तो उसको डिजोल्व होने में जाहिर है, अगर आप मेडिसिन से डिजोल्व कर रहे हो, उस ऊपर से फिर इंसान अपनी डेली रूटीन में इतनी सारी चीजें खा रहा है, पी रहा है, इधर उधर जा रहा है, कुछ ऐसे काम कर रहा है जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, बट स्टिल वो कर रहा है, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। बाकी अगर किसी को एक्यूट कंडीशंस हैं, मेरे जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं, हम लोग के प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों ने तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 5-6 मिनट्स में, इवन उनका ये स्टेटमेंट रहता था कि पेशेंट क्लिनिक से बाहर भी बाद में निकलता था, वो पहले उसी सीट पे ठीक होता था। होम्योपैथी जब एक ऐसी कोई मेडिसिन मैच हो गई
जब एक मेडिसिन दी गई, पेशेंट ने पूरा कॉपरेट किया, पेशेंट ने अपनी पूरी बात खुल के बताई। देखिए आधी चीजें आज के जमाने की ये हैं कि पेशेंट आजकल आधी बीमारी बताता है और आधी बीमारी छुपाता है। अगर आप किसी पेशेंट से बोल रहे हो, लिवर का पेशेंट है, उसकी रिपोर्ट चीख चीख के बोल रही है कि आपका लिवर डैमेज होने की कगार पे, और आप उससे पूछ रहे हो आप ड्रिंक करते हो? नहीं सर, ड्रिंक नहीं करते। पहले एक चीज चलती थी कि डॉक्टर से, भगवान से, माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वकील से, पुलिस से झूठ नहीं बोलना चाहिए, जज से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बट आजकल लोग डॉक्टर से भी बातें छुपाते हैं। फिर जब स्थिति कंट्रोल के बाहर जाती है, जब स्ट्रिक्टली पूछा, फिर वो बोलते हैं हाँ सर, कभी कभी थोड़ी ले लेते हैं। तो डॉक्टर को ये उस समय एक पूरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट जब वो स्टार्ट कर रहा होता है, ट्रीटमेंट वो एक सेट कर रहा होता है ट्रीटमेंट, उस समय आप उसको अगर सही जानकारी देंगे तो जाहिर है वो सही मेडिसिन चुनेगा, और जितना वो सही और सटीक मेडिसिन सिलेक्ट करेगा उतना आपको रिलीफ आने में टाइम कम लगेगा। ऐसा होता है। तो अगर कहीं टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट की बीमारी और उसका वो खुद एक रिस्पॉन्सिबल है कि या तो उसने कुछ ऐसी चीज छुपाई, या तो उसने देर कर दी डॉक्टर के पास पहुंचने में, या तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो इतने लेवल तक अब पहुंच गई है कि उसको नॉर्मल तक लाने में थोड़ा समय लगता है, पर हर केस में नहीं लगता है, इतना श्योर हूँ। राष्ट्रीय समस्याओं की बात करते हैं। बिल्कुल। बाल झड़ना, जी। बालों का दुबला पतला होना और इंसान की हाइट का ना बढ़ना, ये दो मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रीय समस्याओं का रूप लेते जा रही हैं। बिल्कुल सही बात। होम्योपैथी कितनी कारगर है इन दोनों मामलों में? देखिए होम्योपैथी में बाल झड़ने की बहुत अच्छी प्रोसेस है। पहले बाल के बारे में आपको बताता हूँ, फिर हाइट के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी में बाल झड़ने के रियलिटी में बहुत सारे केसेस हैं, बट अपन को देखिए ऐसा लगता है पेशेंट को कि अपना सिर्फ एक सिम्टम है बाल झड़ रहे, बट आप विश्वास करेंगे कि बॉडी के जितने सेल्स हैं, जितने टिश्यूज हैं, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी आने की। अगर बाल हेड के झड़ रहे हैं तो पैर का सेल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है उसके बाल झड़ने में जितने उसके स्कैल्प का सेल है। अब क्या होता है कि यूजुअली दिखने में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, बट आपके बॉडी के जितने हॉर्मोन्स हैं, अगर किसी में भी कुछ एबनॉर्मलिटी चल रही है तो उसका असर बॉडी के हर पार्ट और सेल पे होगा। यही डिफरेंस है होम्योपैथी और बाकी मेडिसिन में। होम्योपैथी ये मानती है कि पूरा इंसान के, अगर आप उसका एक छोटा सा हार्ट अटैक आया है तो उसमें उसका पैर भी उतना ही जिम्मेदार है जितना उसका हार्ट जिम्मेदार है। तो अब लोगों के पास क्या है कि लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो आधी और अधूरी जानकारी रखते हैं और उतनी ही जानकारी वो डॉक्टर को भी देते हैं। जैसे अब बाल झड़ने की अगर आप कॉजेस पे जाएंगे तो एक छोटा सा छोटा कॉज भी बाल झड़वा सकता है। मतलब न केवल आपके बॉडी का हार्मोन इम्बैलेंस, बल्कि अगर आप किसी चीज का स्ट्रेस भी ले रहे हो तो भी वो रिस्पॉन्सिबल उतना ही है आपके बाल झड़वाने के लिए। देखिए एक एजिंग प्रोसेस अलग होती है। एजिंग प्रोसेस में आपका एक एज के बाद बाल झड़ना कॉमन है, उसको अपन नहीं चेंज कर सकते, बट कुछ मेंटेनिंग कॉज होते हैं। वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या काम कर रहा है, किस पोल्यूशन में है, किस स्ट्रेस में है, क्या उसका खान पान है, कहो वो ऐसी अनहेल्दी डाइट ले रहा हो जिसके वजह से उसके बाल झड़ रहे हों, उनके खाने में उतना न्यूट्रिशन नहीं जा रहा हो, वो कोई ऐसी चिंता लेकर बैठा हो जो वो किसी से बता नहीं पा रहा हो। और देखिए जब भी आपका मेंटल, देखिए इस दुनिया में जब भी बीमारी कोई होती है तो वो स्टार्टिंग सबसे पहले ब्रेन से होती है, माइंड से होती है। अगर आपका माइंड कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हुआ है, जिसको अपने होम्योपैथी में वाइटल फोर्स बोला जाता है, वाइटल फोर्स आत्मा का एक रूप है। जब तक आपका वाइटल फोर्स एक बैलेंस में है तब तक आपकी बॉडी, अगर किसी, आपको डेंगू के भी मच्छर ने काट लिया, मलेरिया के भी मच्छर ने काट लिया, आपने अनहेल्दी फूड भी खा लिया, अगर आपका वाइटल फोर्स एक बैलेंस में चल रहा है तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आपका वाइटल फोर्स एबनॉर्मल है तो आप ठंडा पानी आप आधा ग्लास पी लोगे, आप बीमार पड़ जाओ। ये क्या है वाइटल फोर्स? क्या है ये वाइटल फोर्स? एक्चुअली वाइटल फोर्स एक डायनेमिक चीज है, इसीलिए होम्योपैथी की मेडिसिन भी डायनेमिक है। वाइटल फोर्स एक स्पिरिट है, आप ऐसा अगर फील करो जैसे अपना हिंदू धर्म एक आत्मा मानता है, वैसे वाइटल फोर्स एक ऐसी चीज है जो दिख नहीं रही है पर वो बॉडी को बैलेंस करके चला रही। उसमें आपका माइंड भी आता है, बॉडी भी आती है, सोल भी आता है। जब आपका माइंड बिल्कुल हेल्दी, आपकी बॉडी हेल्दी, आपका खान पान हेल्दी, आपकी वर्किंग हेल्दी, इस तीनों को मिला के अपन बोल सकते हैं कि आपका वाइटल फोर्स एक बैलेंस में। और जब किसी इंसान का वाइटल फोर्स बैलेंस में है तो अगर वो किसी ऐसी अनहेल्दी चीज के कांटेक्ट में आ भी रहा है, किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आ भी रहा है तो हेल्दी रहे। तो हेयर फॉल अगर किसी को हो रहा है तो हेयर फॉल के लिए अपन उस एक पूरी बॉडी जाननी चाहिए।
उसके क्या फिजिकल्स चल रहे हैं, वो क्या खा रहा है, कितने बजे सो रहा है, कैसे इमोशंस हैं, उसका माइंड हेल्दी है कि नहीं, कोई वो ऐसी चिंता तो नहीं ले रहा। अच्छा, इसके साथ साथ उसके थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री के भी डिपेंड करता है। उसके फादर को ये प्रॉब्लम थी, उसके घर में किसी को ये प्रॉब्लम थी, एंसेस्टर्स को प्रॉब्लम थी। कभी कभी ऐसे होता है कि सब वजह ठीक निकलती है, बट गड़बड़ी कहाँ निकलती है, सर वो कोई शैम्पू यूज कर लिया था, टीवी पे आ रहा था, हमने लगा लिया और हमारे हेयर चले गए। तो ये कोई बीमारी नहीं हुई, ये बीमारी नहीं है, ये उसका एक मेंटेनिंग कोर्स। तो फिर उस चीज ने जिससे उसके हेयर फॉल हुए, उसने किस हद तक डैमेज किया, उस स्किन को क्या किया, उसके वाइटल फोर्स को कैसे एबनॉर्मल किए, फिर उस चीज पे अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो कुल मिला के कहानी वही आती है कि आप अपनी जो पूरी डिटेल्स है आप डॉक्टर्स को दो, डॉक्टर अच्छे से मैच कर पाए, वो आपको पूरा से समझ पाए अपने। देखिए होम्योपैथी में एक चीज होती है, हर दवाई को एक इंसान के रूप में पढ़ा जाता है। यहाँ एलोपैथी या किसी भी मॉडर्न साइंस में अगर अपन देखेंगे तो मेडिसिन लिखी रहेगी, उसका फॉर्मूला लिखा रहेगा, नीचे उसका डोज लिखा रहेगा। पर आप अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की मेडिसिन की बुक उठा के देखेंगे, जिसको हम लोग मटेरिया मेडिका बोलते हैं, तो उसमें एक मेडिसिन 10-10, 12-12, 15-15 पेज की होती है। क्योंकि उस मेडिसिन में उस मरीज के या उस बॉडी के माइंड से लेकर, पहला सिम्टम माइंड होता है, हेड के भी ऊपर माइंड का सिम्टम होता है। मेडिसिन जब हम लोग पढ़ते हैं, माइंड से लेकर पैर तक में क्या क्या सिम्टम है वो एक मेडिसिन के अंदर दिया होता है। जब भी आप कभी होम्योपैथिक मेडिसिन, और ये तो मैं आपको एक जनरल बुक बता रहा हूँ जो एक स्टूडेंट पढ़ता है, जो हम लोगों के फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने एक मेडिसिन को 3-3, 350 पेजों में लिखा है, एक मेडिसिन को। क्योंकि हम लोगों की होम्योपैथी में एक मेडिसिन को एक इंसान के रूप में देखा जाता है, कुछ फीमेल रेमेडीज, कुछ चाइल्ड रेमेडीज, कुछ मेल रेमेडी। तो जब वो पूरी मेडिसिन उस बंदे में मैच कर जाएगी तब वो मेडिसिन दी जाएगी। तो उसका ऐसा असंभव है कि उसका हेयर फॉल न रुके या हेयर ग्रोथ हो ही। ऐसे मिरेकल्स होम्योपैथी में बहुत होते हैं, बट फर्क यही है कि वो मेडिसिन उस पिक्चर से मैच कर जाए, जो ड्रग पिक्चर है और जो पेशेंट की पिक्चर है, वो दोनों जब मैच होती हैं। और ये मैच करने के लिए आपने कभी कभी देखा होगा कि होम्योपैथी डॉक्टर्स बहुत पूछते हैं, अरे 1 घंटा बिठा दिया, एक मेडिसिन दी, अरे 1 घंटा बिठा दिया, 2 ड्रॉप ही पिलाए। वो 1 घंटा बिठाना उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका वो परफेक्शन की तरफ जा रहा है डॉक्टर। उसका बस एक मोटिव यही है कि उसके दिमाग में जो डाउट चल रहा है कि ये बंदा इसी मेडिसिन का होगा, तो बस वो मैच मिला रहा है। आप ऐसे समझिए जैसे एक ताला और एक चाबी होती है कि एक ताले से एक स्पेसिफिक चाबी ही उसको खोल सकती है, वैसे एक मरीज को एक स्पेसिफिक मेडिसिन ही ठीक कर सकती है। और वो स्पेसिफिक मेडिसिन अगर मिल गई तो आप देखेंगे कि मिरेकल हो गए। और यही मिरेकल इन्होंने देखे हैनिमन सर ने, इसीलिए उन्होंने एक अलग अपनी पैथी बनाने की सोची, जबकि वो एक एमडी थे। वो जैसे एक नॉर्मल एमडी है, वो अपना लाइवलीहुड उनका चल रहा था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब उन्होंने ये देखा कि नहीं, ये वाकई मिरेकलस है, इसीलिए आज होम्योपैथी हम सबके बीच में। बट इस सब के लिए जरूरी है कि जब भी आप बीमार पड़े तो बीमार पड़ने से पहले क्या सिम्टम्स रहे हैं, क्या लक्षण थे, किन वजहों से आप बीमार पड़े हैं, क्या आपने ऐसा कुछ किया है, उन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप जितनी डिटेल एक होम्योपैथिक डॉक्टर को आप देंगे, एक होम्योपैथ को आप जितनी डिटेल डिलीवर करेंगे, वो उतना ही आपका बेहतर इलाज कर पाएगा। और मेरे ख्याल से ना सिर्फ होम्योपैथ बल्कि एलोपैथी के जरिए जो लोग इलाज करते हैं या जो आयुर्वेद के जरिए भी इलाज करते हैं, उन सब के पास आपकी डिटेल होना चाहिए। तो हम लोग तो आजकल अपनी डिजिटल लाइफ में इतना व्यस्त हैं कि गाल में मच्छर बैठा रहता है तो पता तो चलता नहीं है अपने को। तो थोड़ा खुद पर ध्यान दीजिए, और अगर कुछ आपके साथ हो रहा है, डॉक्टर मत बनिए। हमें पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2,83,000, अगर मैं कहूं कि 3 लाख के करीब होम्योपैथ के प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड हैं। तो आपके पास अभी 3 लाख होम्योपैथ डॉक्टर हैं जिनके पास आप जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें, आपको अगर एलोपैथी की दवाई सूट होती है तो आप उधर जाइए, आपको आयुर्वेद चाहिए आप उधर जाइए। लेकिन जैसे ही बीमारी आपके शरीर में दिखाई देने लगे, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आप वेट मत कीजिए बीमारी बढ़ने का, क्योंकि मैंने देखा है डॉक्टर साहब की लोग है ना, बैक पेन है उनको, आज हो रहा है हाँ ठीक है चला लेंगे, कल हो रहा है हाँ चला लेंगे, ऐसे पूरा एक हफ्ता खींच लेते हैं बैक पेन से। और एक केस जब मुझे पता चला था कि बैक पेन जो है फिजियोथेरेपी से भी जब ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि आप जाकर एक अपना टेस्ट करवाइए कि आपको जो बैक पेन है वो जा क्यों नहीं रहा है। तो उस बैक पेन से कैंसर डिस्कवर हुआ था और वो लास्ट स्टेज में पहुंच चुका था वो मामला। क्या होता है ना कि आज के अपने इंडियन कल्चर में एक बहुत प्रॉब्लम है कि अगर कोई पेशेंट ठीक हो रहा है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेता है, और अगर उसकी केस बिगड़ रहा है
तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर को देता है। आपने अभी रिसेंटली कुछ केसेस देखे होंगे, बहुत जगह हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ होती है, डॉक्टर की लापरवाही से जान गई। एक्चुअली देखिए, डॉक्टर की लापरवाही से कभी किसी की जान नहीं जाती। डॉक्टर जो होता है, चाहे वो किसी भी पैथी का, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, मैं डॉक्टर वर्ड की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट आया है तो उसका सिर्फ एक मोटिव ये होता है कि भाई इसको अपन को रिलीफ देना है, स्टेबल करना है। अब देखिए, बाहर से कुछ चीजें नहीं दिखाई देती कि अंदर बीमारी कितनी सीवियरिटी में चली गई। बाहर से तो आप बाहर से आए, आपने कहा सर मुझे हेडेक हो रहा है। अब कोई भी इंसान बेसिक से ही सोचना स्टार्ट करेगा। कोई भी डॉक्टर है वो सीधा यही सोचेगा, भाई सोया नहीं होगा, नींद नहीं हुई होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठंड लग गई होगी, कुछ ऐसे इसने डाइट ले ली होगी, एक्सर्ट कर लिया होगा जिसकी वजह से इसको हेडेक हो रहा है। बट अब अंदर वो हेडेक किस वजह से हो रहा है ये तब तक पता नहीं चल सकता जब तक एमआरआई नहीं होती। देखिए, अब डॉक्टर के लिए एक बहुत धर्म संकट वाली बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओपनली बोल सकता हूँ कि अब अगर एक डॉक्टर पहले सिम्टम में अगर जांच लिख दे तो पेशेंट बोलेगा कैसा डॉक्टर है, अभी गए नहीं और पहले जांचें लिख दी। और अगर एक डॉक्टर ने पहले उसको एक बेसिक मेडिसिन दी और बाद में उसको 3 महीने तक रिलीफ नहीं आया, फिर उसने जांच लिखी, तो वो बोलता है कि इतने दिन बाद जांच लिखी है, लापरवाही कर दी, डॉक्टर की लापरवाही से मेरा रोग बढ़ गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर का एक मोटिव यही होता है। देखिए, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो पहले बेसिक मेडिसिन आपको देके ठीक करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये सीवियरिटी डिपेंड करती है कि आपका केस कितना आगे जाएगा, आप ठीक कितने होंगे। जैसे कि आपने बैक वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। लोग सच में यही करते हैं कि जैसे ही उनको बैक पेन हुआ, खास करके कुछ ऐसे बिजी शेड्यूल है जिनका, वो ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले कुछ भी हुआ और एक पेन किलर खा लेंगे। पेन किलर आजकल सबके घर में है और सबको नाम रटे हुए हैं पेन किलर्स के। और वो एक चीज आजकल इतनी इजीली अवेलेबल है कि आप पेन किलर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ला सकते हो। तो आपने पेन किलर ले ली, ठीक हो गया, फिर पेन किलर ले ली, ठीक हो गया, 1 हफ्ते तक चलता रहा, फिर 1 महीने तक चलता रहा, फिर स्टार्ट होता है कि आप इस बेसिक डॉक्टर्स के पास गए, ये किया वो किया। मैंने आपको बताया अपने इंडिया में सब डॉक्टर्स हैं। ये सब करते करते जो रियल पैथोलॉजी है, जो रियल प्रॉब्लम है, वो इस लेवल तक बढ़ जाती है कि जब फिर वो एक रियल जो उसको ठीक कर सकता है, जब वो उसके पास केस जाता है, तब तक उसके स्कोप से भी बाहर हो जाता है। बहुत दूर, मतलब दूर जा चुकी होती है वो चीज, इलाज से तो दूर ही गई है वो। फिर जब ऑपरेशन की नौबत आती है या केस बिगड़ जाता है तो फिर लोग यही ब्लेम करते हैं कि अरे डॉक्टर की लापरवाही से गया। एक्चुअली लापरवाही खुद से ही होती है। अपन ये नहीं बोल सकते कि आप पहले सिम्टम में जाओ, बट बॉडी को कुछ अलार्मिंग साइंस मिलते हैं कि केस सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ये जानते हैं, इस दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर भी गुटखे की बिक्री उतनी ही चल रही है। सब जानते हैं कि अल्कोहल पीने से गड़बड़ होता है, फिर भी अल्कोहल लोग पी रहे हैं। अरे थोड़ा सा लेते हैं, पार्टी में लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, फ्रेंड्स आ गए, पार्टीज हो गई। मतलब अपने देश में आप देखते हैं कि हाँ, दूध पहुंचाने के लिए घर जाया जाता है पर अल्कोहल के लिए लाइन लगाई जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अपन हेल्थ के लिए उतना सीरियस नहीं है। और सब कुछ जानते हैं कि अल्कोहल लेने वाले को पता है कि मैं अपना लिवर खराब कर रहा हूँ, बट स्टिल वो ले रहा है अल्कोहल। इसका रीजन यही है कि वो इतना फ्रीवोलस है, वो इतना केयरलेस है अपने हेल्थ के लिए कि वो जानता है प्रॉब्लम आएगी, बट स्टिल वो फ्री है। और जब प्रॉब्लम आती है तो ये सोचता है कि अरे मैं इतना सीवियर हो गया, अब मैं बच नहीं। एक्चुअली स्टार्ट उसी ने किया है कहीं ना कहीं पीछे जाके, पास्ट में। बस वही है कि कुल मिला के ठीक होना डॉक्टर के ऊपर उतना डिपेंड नहीं करता जितना पेशेंट के खुद के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल टाइम टू टाइम दवाई लेते हैं, डॉक्टर ने बोला ये छोड़ दो तो छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, उन्होंने फिर से सारी चीजें चालू कर दी और फिर गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो ब्लेम करते हैं अरे मेडिसिन ठीक नहीं है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा आपकी दवाई से, कोई अच्छा डॉक्टर देखेंगे। जबकि हर डॉक्टर का एक मोटिव, चाहे वो प्राइमरी डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, उसका यही मोटिव होता है। अच्छा, एक और चीज मैं और बताना चाहूंगा आज इस मन से कि आजकल पेशेंट एक और गलती कर रहा है कि वो एक साथ 3-3 4-4 पैथियां चला रहा है। मेरे घर के बाजू में आयुर्वेदिक है, उनसे भी दवाई ले ली। मेरे घर ऑफिस के बाजू में क्लिनिक है होम्योपैथी, वहां से भी दवाई ले ली। एक नागपुर की स्पेशलिस्ट से दवाई अलग चली ही रही है और बाजू में हमारे यहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट नया नया करके आए, उससे भी मशीन चलवा रहे हैं। तो ये एक उसकी इफेक्ट देखिए, हर पैथी का एक अलग तरीका है ठीक करने का। कुछ चीजें उसके रोल, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, इन सबका ठीक करने का मोड अलग है। तो कोई भी दवाई आप एक साथ अगर 3 दवाइयां लोगे तो 3 दवाइयां 4 दवाइयां बॉडी में आपके जाके आपको ठीक नहीं करेगी, बल्कि आपकी स्थिति और वर्स्ट ही कर रही। तो ये एक जागरूकता होनी चाहिए कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास, किसी पैथी के पास जा रहे हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, भले आप किसी भी पैथी के पास जाओ। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी बाल झड़ने के बारे में।
एक और जो उसके साथ समस्या मैंने जोड़ी थी वो थी हाइट ना बढ़ना। तो इसके लिए भी लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की मेडिसिन लेते हैं। होम्योपैथी में हाइट बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन दी जाती कितनी कारगर है, कितने रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है ये? देखिए, होम्योपैथी में हाइट बढ़ाने की मेडिसिन जितनी भी हैं वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज कितनी है। जैसे कि अब ईश्वर की जो संरचना है, कि आपने सुना होगा कि गर्ल्स में 17-18 ईयर्स में एज हाइट बढ़नी बंद हो जाती है और बॉयज़ में लगभग 21 तक बढ़ती है। इसका कारण अपनी बॉडी की संरचना है कि एक ग्रोथ हार्मोन नाम का हार्मोन होता है, जो कि उस एज में प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। आप अगर मेडिकली जाएंगे तो उस हार्मोन को आप ज़्यादा में ज़्यादा 1 साल 1.5 साल तक आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, कि आप 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा हो। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट किस एज में आए। कभी-कभी जैसे फॉर एग्जांपल कभी मेरे पास अपने खुद के पेशेंट्स हैं, कुछ गर्ल्स आते हैं 19 ईयर्स ऑफ एज में ये एक्सपेक्टेशन लेके कि अपन उनकी हाइट बढ़ा दें। वो नेचर के अगेंस्ट है और होम्योपैथी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाती। तो कहीं-कहीं स्कोप होता है, कहीं-कहीं कुछ होता है कि हो सकता है कि उनके जो बॉडी में वो जो चेंजेस आते हैं जिसके बाद हाइट ग्रो करना बंद हो जाती है, हो सकता है वो ना हुए हों उस एज तक भी। तो अपन मेडिसिन देते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है, उसमें कारगर है। बट सबसे बड़ी चीज़ वही है कि डिपेंड कर, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स की हाइट कम है, किसी बच्चे के पेरेंट्स की हाइट कम है, उनके जीन में शॉर्ट हाइटेडनेस है, ठीक, डार्फिज्म है। तो अगर पेशेंट की हाइट वो हाइट ग्रो के लिए आ रहा है, पेशेंट उसके पेरेंट्स की हाइट कम है बट हाँ वो एज में भी आ रहा है, मान लो 13, 14, 15 साल में आ रहा है और आप देखोगे कि हाँ स्कोप है, हाइट बढ़ सकती है, अभी 3 साल है इसकी हाइट बढ़ाने, तो बढ़ेगी बट उतनी उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बढ़ेगी। हाँ उसके पेरेंट्स से वो लंबा हो सकता है, जितना उनके ऑरिफाइसेस होंगे, जितना ऑसिफाइस होते हैं जब तक क्लोज नहीं होते अपन उसकी बढ़ा सकते हैं। बट अगर अपन ये बोलें कि आपके पेरेंट्स की आपके फैमिली की एक एवरेज हाइट 4 to 5 फीट है और अपन को 7 फीट चाहिए, तो ये किसी भी पैथी में संभव है, न केवल होम्योपैथी में। ये सब डिपेंड करता है आपके जीन पे, क्योंकि आपकी हाइट, कलर, वेट ये सब आपके जीन्स पे चल रहा होता है। होम्योपैथी डायनेमिक पैथी है, वो जीन्स पे भी काम कर रही होती है, बट डिपेंड करता है कि सरकमटेंसेस क्या है, उसका खान पान अच्छा है, कैल्शियम इंटेक उसकी अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन उसकी बॉडी को प्रॉपर मिलते रहने चाहिए, उनके जीन में हाइट अच्छी होनी चाहिए। देखिए इसको वहां अपन बोलेंगे जब किसी की पूरी फैमिली में सब लंबे हैं बट बच्चा की हाइट कम है, वो स्कोप है, वहां अपन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां कोई भी हिंड्रेंस नहीं, कोई मेंटेनिंग कॉस्ट नहीं है, बस किसी वजह से उसकी हाइट रुकी है, वो डेफिशिएंसी अपन मेडिसिन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे, वो हाइट बढ़ जाएगी। लिमिटेशन वहां है जहां सबकी हाइट कम है फैमिली में और आप 7 फीट के होना चाहते हो, वो लिमिटेशन, वहां फिर मेडिसिन कितना काम करती है ये फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बाकी काम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लोगों को, ये तो है। तो होम्योपैथी में आपने मन से जोड़ा था कि उसमें जो दवाई है, हम दवाई को दवाई की तरह नहीं एक इंसान की तरह पढ़ते हैं। जी और होम्योपैथी जो है वो मन से शुरू होती है फिर तन पे आती है। जी बिल्कुल। तो हम साइकोलॉजिकल ड्रग्स की बात करने वाले जी हैं, जी क्योंकि मेरे दिमाग में बात आ रही है कि अगर ये मन से शुरू होती है, ये मन पे पहले इस दवाई का असर होता है या मन की स्थिति देखी जाती है, तो क्या होम्योपैथी में भी साइकोलॉजिकल ड्रग्स हैं? बिल्कुल 100%। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अपना एक केस बता रहा हूँ कि यूजुअली लोगों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि जब कोई पेशेंट्स डिप्रेशन में है, किसी मेनिया में है, कुछ इसने ऐसे झेला है लाइफ में जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड है, खुश नहीं है अपनी लाइफ में, उसके थॉट्स आ रहे हैं, तो इवन हम लोगों की होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके थॉट्स पावर तक बदल सकती है। किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मर्डर करने के थॉट्स आ रहे हैं, इम्पल्स आ रही है, खिड़की से कूदने वाली, हाइट देख के हाइट पे चढ़ के कूदने वाली, ट्रेन के सामने आने की, रिवर क्रॉस कर रहा है रिवर से नीचे कूदने वाली, ये थॉट कंट्रोलर भी होम्योपैथी मेडिसिन में है। बट डॉक्टर उस मेडिसिन तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक पेशेंट पूरी बात उस डॉक्टर के सामने न रखे। तो साइकोलॉजिकल ड्रग्स हैं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर अपन किसी और किसी भी पैथी में जाएंगे तो यूजुअली जो देखा गया है कि ज़्यादातर मन से जुड़ी दवाइयाँ नशा पैदा करती हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को ऐसी दवाइयाँ दी जा रही होती हैं उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि यूजुअली एक धारणा है कि पेशेंट को सुला दो, पेशेंट सोता रहेगा तो हल्ला ही नहीं बचाएगा, जाहिर सी बात। बट होम्योपैथी में अगर आपकी ड्रग पिक्चर उस पेशेंट से मैच हो गई, उसने पूरी हिस्ट्री दे दी और डॉक्टर का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो मेडिसिन तक पहुंच पा रहा है जिसकी पेशेंट को रियलिटी में ज़रूरत है, तो आप
पेशेंट को बिना काउंसलिंग के डिप्रेशन से निकाल सकते हो, उसका थॉट पावर चेंज कर सकते हो, इवन आप ये तक कर सकते हो कि आप उसका एंगर बदल दे। मैं एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगा, स्टेफिस एग्रिया एक मेडिसिन है, नाम नहीं लेना चाहिए था बट स्टिल उसमें एक चीज ये तक उनने डिफाइन करके रखी है कि जो लोग ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं और अपनी भावनाएं बाहर नहीं व्यक्त कर पा रहे होते हैं, तो इवन ये तक ड्रग प्रूविंग के टाइम पे देखा गया है कि वो मेडिसिन दी गई तो पेशेंट अपनी भावनाएं बताने लगा। मतलब ये टोटल इमोशन पे पूरा कंट्रोल भी होम्योपैथिक मेडिसिन का है। आप मेडिसिन देके पेशेंट के इमोशन भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। पर्सनैलिटी अपन किसी की नहीं चेंज कर सकते। अगर किसी कोई शक करने का नेचर बाय बॉर्न लेके पैदा हुआ है तो आप ये बोल दो कि उसके शक करने का नेचर खत्म कर दो, ये नेचर के अगेंस्ट हुआ। बट हाँ, अगर किसी में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, जैसे ओसीडी होती है, पेशेंट ओसीडी में एक पेशेंट एक ही काम को 10 बार करता है, बार बार करता है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल है कि अगर उसने कार लॉक की तो बार बार देखने जाएगा लॉक किया कि नहीं। अगर उसने मेन गेट लॉक किया वो 3 बार आएगा, अरे लॉक किया कि नहीं, भूल गया बार बार। ये सारे इमोशन पे उसके कंट्रोल है। अगर किसी को इम्पल्सेस आ रहे हैं, कोई नेगेटिव सोच रहा है, किसी की मेमोरी वीक है, कोई भूल रहा है चीजें, किसी को डिमेंशिया है, इसका पूरा पूरा स्कोप होम्योपैथी में है। अब बात करते हैं आपकी प्रैक्टिस के बारे में। लगभग 8 साल से आप प्रैक्टिशनर हैं होम्योपैथी में, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी काफी ऐसे लोग हैं जो आपके पेशेंट हैं। लकीली इंटरनेशनल भी कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया में हैं, उनके रिलेटिव्स फॉरेन में हैं। दुबई जा चुकी है मेडिसिन, अफ्रीका जा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है, करंट में सिंगापुर गई है 3 दिन पहले। तो ऐसे पेशेंट्स हैं। इसका रीज़न यही है कि अगर रिजल्ट कोई भी डॉक्टर दे रहा है किसी को, तो ये फेथ वाली बात है और ये माउथ पब्लिसिटी होती है। जाहिर सी बात है, अगर मुझे मेरी कोई प्रॉब्लम है और मेरे से मिलती जुलती मेरे एक फ्रेंड की प्रॉब्लम है, भले वो अब्रॉड है, कहीं भी है, तो जाहिर है वो एक आता है कम्युनिकेशन कि आप, मैंने ट्राई की है, अच्छी मेडिसिन, आप भी एक बार ट्राई करो। इसी के चलते बाकी राम जी की ब्लेसिंग से फॉरेन में भी कुछ पेशेंट्स हैं मेरे जो एक्टिव पेशेंट्स हैं, जो मतलब कंटिन्यू ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि लेके एक बार चले गए बस हो गया। ऐसा नहीं, कुछ एक्टिव पेशेंट्स भी हैं जो अभी भी जिनकी प्रैक्टिस चल रही है और लोकल हैं, में है, पूरे इंडिया में कुछ कुछ लेवल पे हैं पेशेंट्स ऐसे। बाहर हम लोग पेशेंट्स होता है। कभी कोई ऐसी बीमारी आई आपके पास की जिसका इलाज करना बड़ा कठिन था आपके लिए? हाँ बिल्कुल, एक सोरियासिस का पेशेंट था। जब भी मेरी प्रैक्टिस को मुश्किल से 7-8 मंथ हुआ है, मैं नहीं भूलूंगा आज वो पेशेंट। सोरियासिस के एक पेशेंट था। सोरियासिस देखा जाए तो वैसे भी थोड़ा सा टफ होती ही है। होम्योपैथ के स्कोप की बात कर रहा हूँ। होम्योपैथी में थोड़ा सा, क्योंकि ड्रग पिक्चर तक पहुंचना बहुत, क्या होता है जी, देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि एलोपैथी में एक फीवर की पैरासीटामोल बनी, तो डॉक्टर के लिए भी इजी है, पेशेंट के लिए भी इजी है कि भाई अपन को देना है, पैरासीटामोल देना ही है। वो एंटीपायरेटिक भी है, मतलब फीवर भी कम करती है, हेडेक भी कम करती है, एनाल्जेसिक भी है, पेन भी कम करती है। बट ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक होम्योपैथी की लिमिटेशन भी आप समझ सकते हो कि अगर एक बीमारी की 300 दवाइयां हैं ना, तो ये डॉक्टर के लिए कठिन हो जाता है कि उन तीनों में से इसके ऊपर कौन सी मैच बैठेगी। तो एक सोरियासिस का पेशेंट था, उनको मेरे ऊपर बहुत फेथ था, उनको पूरा फेथ था कि वो जहां से रेफर होके आए थे उनने बहुत तारीफ करके भेजा था, बहुत विश्वास से भेजा था कि वे सर के पास जाएं, आप वो काम करेंगे। मैंने उनको दिया, कुछ समय तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, बट फिर कुछ दिनों बाद उनका स्टेबल हो गया। उनकी प्रॉब्लम ठीक भी नहीं हो रही, कि वर्स्ट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि होम्योपैथी में अधिकतर ऐसा नहीं देखा गया है कि स्थिति वर्स्ट होती है, बट वो ग्रो नहीं कर रही थी। एक लेवल पे आके उनकी रिकवरी रुक गई। फिर हम लोगों ने कोशिश की और मेडिसिन बढ़ाई, कुछ चेंज किए, 2-3 बार उनकी केस टेकिंग ली, बट शायद वो केस ही लिमिटेशन का था, तो इस वजह से उनकी रिकवरी रुक गई है। अभी भी वो मेरे से कांटेक्ट में है। फिलहाल वो जबलपुर में नहीं है, वो जबलपुर में आए थे, अभी वो जबलपुर में नहीं है, बाहर हैं, बट उनकी स्थिति जहां है वहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट उनकी स्थिति वहीं पे रुकी हुई। वो एक मेरा केस अभी तक का सबसे कठिन मुझे ऐसा लगता है। बाकी फिलहाल सब ठीक। चलिए, तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह से आपके हाथ में जो शिफा है उससे लोगों का इलाज होता रहे, लोगों को फायदा पहुंचता रहे। और आज आपने हमें समय दिया, हमसे बात की होम्योपैथी के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर, होम्योपैथी के डॉक्टर अमित खत्री जी से। अमित खत्री जी से तो हमने होम्योपैथी के बारे में बहुत सारी बातें की, लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी छूट गई होंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए होम्योपैथी से जुड़े हुए, तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हैं
और डॉक्टर अमित खत्री को हम दोबारा अपने इस कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे और उन सवालों के भी जवाब लेंगे जो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। इसके अलावा तन मन धन में आज हमने तन और मन की तो बात कर ली है। इस सेगमेंट में आप और किसे देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, इसके बारे में जरूर बताइए। आज का ये जो एपिसोड है उसे शूट करने में हमारे दो कैमरामैन सुनील और हरीश की मुख्य भूमिका रही है। इसके अलावा जो हमारी सहयोगी हैं विनीता खत्री और शैली दीवान, इनका भी सहयोग रहा है। हमारे एक और सहयोगी नीलकमल तिवारी, उनका भी सहयोग रहा है। स्पॉट में हमें सहयोग किया है विनय और अजय ने। मेरा नाम है चक्रेश और इस वीडियो को जो एडिट करेंगे उनका नाम आपको क्रेडिट्स में मिल जाएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें होम्योपैथी की या तो आवश्यकता है या उनके दिमाग में होम्योपैथी से जुड़ा कोई मिथ है।